अब नाजरीन एक खबर नवाज शरीफ साहब के हवाले से है, लेकिन इससे पहले कि मैं नवाज शरीफ के हवाले से ये खबर दूं, बलूचिस्तान और नवाज शरीफ के हवाले से ये एक मिक्स खबर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस मौके पे, क्योंकि नवाज शरीफ शामिल नहीं हुए थे उस मीटिंग में जो कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग हुई थी और इस पर बड़ी बेइज्जती भी हुई है। शानदाना गुलजार साहबा ये क्लेम करती हैं कि अर्दली सरकार की बहुत बेइज्जती हुई है सबकी, और बेइज्जती इस बारे में हुई है कि एक आपकी ड्यूटी लगाई थी कि पीटीआई को लेकर आए इस कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग के अंदर, इजलास के अंदर, तो आप पीटीआई को नहीं ला सके। अगर पीटीआई के वो 14 लोग चले जाते और वहां से ऑपरेशन का एलामिया जारी हो जाता तो ये ऑपरेशन पीटीआई के गले में हड्डी बन जाता। पीटीआई जो है हमेशा के लिए इससे फंस जाती। देखिए ना, अब फजल रहमान साहब की पार्टी क्या कह रही है, वो कह रही है जो वहां से मुश्तरका एलामिया जारी किया गया भाई उसमें हमसे पूछा ही नहीं गया। मुश्तरका एलामिया तो ये होता है कि सारे फरीकैन बैठ के ये फैसला करेंगे एलामिया क्या जारी करना है। यहां हुकूमत ने खुद एक एलामिया जारी किया और जारी करके पेल दिया। अब ना उन्होंने फजल रहमान साहब की पार्टी से पूछा और ना उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पूछना था। निसार जट साहब जिन्होंने राणा सनाउल्लाह साहब को शिकस्त दी फैसलाबाद में, ये बड़े जीरक सियासतदान हैं। इन्होंने अब नवाज शरीफ के बारे में एक बड़ी क्लियर बात की। उन्होंने कहा इजलास में ना आना नवाज शरीफ का बीमार होना नहीं है बल्कि राह फरार है। नवाज शरीफ आए, सामने आए और कहें मैं शहबाज शरीफ के तमाम फैसलों में उनके साथ हूं। नवाज शरीफ मरी वाले घर से बाहर नहीं निकलते। मरी का घर उनके लिए अडियाला जेल बना दिया गया है, वो वहां पर कैद हैं और ये इनके भाई शहबाज शरीफ ने बनाया है जो वजीर आजम है। देखें, नवाज शरीफ साहब एक तरफ कहा गया वो बीमार हैं इसलिए नहीं आए। जब दबाव ज्यादा पड़ा ना कि हम पे मुसीबत पड़ी है तो तुम लोग आए ही नहीं, हमने तुम्हें हुकूमत बना के दी, तुम्हें फार्म 47 जाली बना कर दिए, तुम्हें वजीर आजम बनाया, तुम्हें वजीर आला बनाया, तुम्हें जो है वो तुम्हारे केसेस खत्म किए, तुम्हारी इतनी सहूलतकारी की कि तुम्हारा हारा हुआ इलेक्शन तुम्हें जीत कर दिया और अवाम तुमसे नफरत करती है, इसके बावजूद तुम्हें इक्तदार में कुर्सियों पे बिठाया। तो जब हम पे मुश्किल वक्त आया तो तुम आए ही नहीं, वहां पे नाराजगी शो कर दी। अब राणा सनाउल्लाह साहब ने इस पर बड़ी अजीब बात की है। निसार जट साहब के वहां पे हल्के से इलेक्शन लड़ते हैं, तो राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा जी मसला ये है कि अगर नवाज शरीफ साहब आ जाते ना तो वजीर आजम शहबाज शरीफ की हैसियत सानवी हो जाती, इसलिए नवाज शरीफ साहब नहीं आए। अंदाजा करें, और जो आदमी यास्मीन राशिद से इलेक्शन हार गया, जो आदमी आज यास्मीन राशिद के मुकाबले में उसका सामना करने को तैयार नहीं है, कैंसर की पेशेंट को जेल में रख के वो खुश है, जिस आदमी के लिए यास्मीन राशिद को आजाद करके वापस गिरफ्तार किया गया कि अगर ये खातून बाहर रही तो नवाज शरीफ कभी भी अपने हल्के से इलेक्शन नहीं जीत सकेगा, वो आदमी वजीर आजम पाकिस्तान की हैसियत को सानवी कर देगा। यानी मुझे तो हैरत होती है, इस तरह तो मोहसिन नकवी नहीं आया तो मोहसिन नकवी भी वजीर आजम की हैसियत को सानवी कर देगा। अब जरा देखें नवाज शरीफ साहब ने कहा क्या। मैं आपको ये कई दिन से कह रहा हूं कि जो बयानिया फौज का है या जो बयानिया हार्ड स्टेट का आर्मी चीफ साहब ने दिया हुआ है, उस बयानिए को नवाज शरीफ साहब ओन नहीं करेंगे। नवाज शरीफ साहब अपना बयानिया दोबारा जिंदा करेंगे, एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया। नवाज शरीफ को एक बात समझ आ गई है कि अगर कभी भी पाकिस्तान में वोटें चाहिए या अगर इंतखाब लड़के जीतना है तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े होना पड़ेगा। अगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े होंगे तो लोग वोटें नहीं डालेंगे। हाँ, ये जरूर है कि जूते पॉलिश करने पड़ेंगे, उसके नतीजे में कहीं ना कहीं कोई इक्तदार का हिस्सा टुकड़ा मिल जाएगा और चौथी दफा वजीर आजम बनने की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। अब नवाज शरीफ साहब बयानिया वो अपना रहे हैं जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया है, और इमरान खान साहब जेल से यही बात बार बार करते हैं। देखिए, ये खानदान की सारी उम्र इमरान खान की नकल करने में गुजर गई। इमरान खान ने हमेशा कहा कि जंग, लड़ाई, ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है, ये आर्जी सोल्यूशन है। मुस्तकिल हल तभी होता है जब आप बैठते हैं, बैठ के टेबल पे बात करते हैं, कोई सियासी हल निकालते हैं, महरूमियां दूर करते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, डायलॉग शुरू करते हैं। तो डायलॉग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब जनाब यहां पे मियां नवाज शरीफ साहब ने जो स्टेटमेंट दिया वो ये कहा कि बलूचिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ जमहूरी तरीके से मुमकिन है। वैसे मियां साहब के मुंह से लगभग 3 साल के बाद जो जमहूरी का लफ्ज़ है ना वो बड़ा अजीब लग रहा है सुनने में, क्योंकि जमहूरियत को जिस तरह इन्होंने नंगा किया है या जमहूरियत की जिस तरह इन्होंने बखिए उधेड़े हैं, धज्जियाँ उड़ाई हैं, वो मियाँ साहब का भी अपना ही एक रिकॉर्ड है इसमें। और अब वो जमहूरियत की बात कर रहे हैं, बहरहाल वो कर रहे हैं, अच्छी बात है। नवाज शरीफ साहब से वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ मिले हैं और मोहम्मद रऊफ़ मिले हैं, मियाँ मोहम्मद रऊफ़, ये सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है। अब इन्होंने कहा जी मियाँ साहब सियासी जमातों को इकट्ठा करना चाहिए सियासी प्लेटफॉर्म के ऊपर और वहाँ पे बलूचिस्तान के मसले का हल निकालना चाहिए। तो अब
मियां नवाज शरीफ साहब ने यह कहा जी कि बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर दुख और तशवीश का इजहार, उन्होंने हर मुमकिन इकदाम करने और अमन की बहाली के लिए किरदार अदा करने का ऐलान किया। वो कहते जी मैं बलूचिस्तान भी आऊंगा। देखिए, बलूचिस्तान आने का मतलब सिर्फ कोयटा आना नहीं होता। हमारे लीडर्स का प्रॉब्लम यह है कि ये सिर्फ कोयटा चले जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी एरिया बना के गवादर चले जाते हैं। इन्हें तुरबत भी जाना चाहिए, मकरान भी जाना चाहिए, इन्हें जो है वो जोब में भी जाना चाहिए, इन्हें जो है वो बारखान में भी जाना चाहिए, डेरा बुक्टी में भी जाना चाहिए, कोलू में भी जाना चाहिए, बाकी जाफराबाद में भी जाना चाहिए, सिब्बी में भी जाना चाहिए, कल्लात में भी जाना चाहिए, ज़ियारत में भी, हर जगह पे इनको जाना चाहिए पाकिस्तान के सियासतदानों को, ताकि बलूचिस्तान की ओनरशिप हो, बलूचिस्तान और पाकिस्तान जुड़े। ये सिर्फ कोयटा में जाके अपनी जो है वो गोंगलों से मट्टी नॉर्मली झाड़ देते हैं, किसी की भी हुकूमत होती है सब यही करते हैं। ये सिर्फ नवाज शरीफ की मैं बात नहीं कर रहा। अब नवाज शरीफ ने बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए वफाकी हुकूमत की कोशिशों की हमायत का अदा किया और साथ उन्होंने ये कहा कि पुरअमन, खुशहाली और तरक्की याफ्ता बलूचिस्तान और मुल्क की बेहतरी के लिए मुस्तकबिल में मुशावरत जारी रखने का अज़म। अच्छा, नवाज शरीफ साहब ने जो बेसिक जुमला है उनका जो इसमें से निकला है वो ये है कि बलूचिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ जमहूरी तरीके से मुमकिन है। तो मियाँ साहब, पंजाब के मसाइल का हल भी जमहूरियत के अंदर है, इसी तरह इस्लामाबाद के मसाइल का हल भी जमहूरियत के अंदर है। क्या ये जमहूरियत है कि आप जाली मैंडेट के साथ आकर बैठ गए हैं? क्या ये जमहूरियत है कि आपने शब खून मारा है और अब जो है वो आप टिकटॉक्स बनाने में मसरूफ़ हैं? कभी आप तंदूर के ऊपर होते हैं, कभी आपसे जो है वो इमारतें सीधी करवाई जाती हैं, कभी आपको लोक विरसे के अंदर घुसा दिया। मियाँ साहब, क्या हो रहा है आपके साथ? आप 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, 4थी मरतबा वज़ीर आज़म बनने आए थे, लेकिन आपको इन्होंने क्या बना के रख दिया है? अजीबोगरीब आपके साथ इन्होंने हरकतें की हैं, आपकी इज्जत को मट्टी में मिला दिया है इन्होंने, और ये आपके अपनी फैमिली मेंबर इसके अंदर शामिल है। मियाँ साहब, यानी अपने इक़्तिदार और अपने लोशों के लिए, अपने मज़ों के लिए उन्होंने आपकी क्या हालत बना दी है। आज आप जमहूरियत की बात करते हैं, कौम को यकीन ही नहीं आता। आप कैसे बलूचिस्तान की बात कर सकते हैं जबकि आपने पंजाब के अंदर बलूचिस्तान जैसे हालात पैदा कर दिए। एक स्टेटमेंट कासिम सूरी साहब का है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। कोयटा में पुरअमन मुजाहिरीन पर सीधी गोलियां चलाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान बलोच यकजहती कमेटी के एहतजाज और शटर डाउन की मुकम्मल हमायत का ऐलान करती है। हम अपने मजलूम बलोचों, बहनों और भाइयों के शाना बशाना खड़े हैं। सदर तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान दाऊद शाह काकड़। अब ये एक्चुअली जो है वो जो कमेटी बनी है बलूचिस्तान बलोच यकजहती कमेटी, मारंग बलोच साहिबा और उनके लोगों ने ऐलान किया कि बलूचिस्तान में अब शटर डाउन हड़ताल कॉल की जाएगी और उन्होंने कॉल कर दी। उन्होंने कहा जी बिल्कुल अब यहाँ पे एहतजाज होगा क्योंकि हमारे ऊपर सीधी गोलियां चलाई गई हैं। मारंग बलोच साहिबा का एक इंटरव्यू भी चल रहा था सोशल मीडिया पे। अगर उस इंटरव्यू को आप सुने तो आपको मारंग बलोच साहिबा की बातों में, उनकी आंखों में बहते आंसुओं में आपको आइडिया हो जाता है कि बलूचिस्तान किस नौयत की महरूमी का शिकार है। वो बताती हैं कि उनके वालिद की लाश कैसे वापस आई थी। एक लड़की जिसके वालिद को निशान इबरत बनाया गया, जिसके वालिद को कत्ल किया गया, लापता किया गया, फिर उसकी लाश फेंकी गई। अब वो लड़की कैसे एक चट्टान बन के रियासत के सामने खड़ी है। उसने हार मानने की बजाय या घर में बैठने की बजाय उसने अपने जैसे बहुत सारे बच्चों के लिए, बहुत सारे नौजवानों के लिए, या जिनके घर वाले लापता हैं, बहुत सारी खवातीन के लिए उसने आवाज़ बनना पसंद किया और वो खड़ी होगी जुल्म और फस्तायत के खिलाफ। मारंग बलोच को खरीदने की, उसे कमज़ोर करने की, उसे ब्लैकमेल करने की, उसे डराने और धमकाने की बेशुमार कोशिशें की गई हैं, लेकिन ये खातून हार नहीं मानी और आज अमन के नोबेल प्राइज़ के लिए भी इनका नाम नॉमिनेट किया गया है। हो सकता है उनको मिले, हो सकता है ना मिले, लेकिन ये नॉमिनेशन एक बहुत बड़ा एजाज़ है अपने अंदर जो मारंग बलोच साहिबा की हुई है।